हेलो। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? अब तक हमने कर दिया था। सर आपने एरिया स्वैप करवा दिया था हैपनर्स लॉक एंड लॉक। ओके, हाँ, तो मैंने आपको एरियल वेलोसिटी कराया था लास्ट टॉपिक है कि नहीं? यस सर। हमने प्रूव किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस पे के प्लस लॉ डिफाइन करते हैं, तो वो कहता है डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एल बाय टू टाइम्स ऑफ एम। चूंकि एल कंजर्व होता है क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है, तो मैं पूरे टर्म को बोल सकता हूँ कांस्टेंट, इसलिए डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा। सो एरिया स्वेप्ट टाइम टेकन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इसके बेस पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको वर्ड डिफाइन करता हूँ। एक क्वेश्चन था, मान लीजिए आपका ये इलिप्टिकल पाथ है, इसके लिए एक एक्सिस ले लीजिए ये माइनर एक्सिस, इसके लिए एक एक्सिस ले लीजिए ये मेजर एक्सिस। सनलाइट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से ये आपका सन है। प्लैनेट किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूवमेंट करता हो, मान लीजिए इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, सी एंड डी, आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड टेकन टाइम टेकन बाय पार्टिकल और प्लैनेट टू गो फ्रॉम बी टू सी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर उसका टोटल टाइम पीरियड कितना है कैपिटल टी होल कंप्लीट राउंड करने के लिए? तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू गो फ्रॉम बी टू सी। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको रूल सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए वहां से वहां तक। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से यहाँ तक, तब ये कुछ एरिया स्वेप्ट करता होगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। इस एरिया की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है क्योंकि एरिया एंड टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है उस लॉ को डिफाइन करने के लिए। तो मान लीजिए ये आपका सन है एस, हमने पढ़ा था कुछ टर्म, अगर मैं एस एंड इस पॉइंट को ओ बोल दूं तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सी बोलते हैं, विच इज इसेंट्रिसिटी के लिए टर्म डिफाइन किया था E is equals to C by A, so C is equals to A times E, so यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो A times E कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, उसको B बोलते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ एरिया ऑफ एलिप्स। अगर आप सर्किल का एरिया बोलिए तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था शुरू में थर्ड चैप्टर में कि जब कभी किसी ज्योग्राफिकल फिगर का हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे पाई आर स्क्वायर नहीं लेते, क्योंकि आर दोनों कोऑर्डिनेट का लेना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों का लेना होता है। तो इसलिए किसी भी कर्व फिगर के लिए जो एरिया होता है पाई आर वन इंटू आर टू। तो यहाँ पे भी इवन आपको इलिप्स के लिए निकालना हो आप क्या लिखिएगा, पाई आर वन इंटू आर टू। R1 की वैल्यू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज A, R2 की वैल्यू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज B, तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा पाई A इंटू बी। अब इस पर्टिकुलर एरिया से आपको कैलकुलेट करना हो एरिया कहाँ से कहाँ तक, बी ओ सी। तो देखिए अगर ये बी ओ सी पार्ट देखिए तो पूरे इलिप्स का 1/4 पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/4 पार्ट ऑफ पाई ए बी। अदिति यहाँ तक बोल सकता हूँ, कोई डाउट? नो सर। आलिया आपको कोई डाउट? तो
तो मैंने एरिया डिफाइन कर दिया। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट निकालना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट ये ग्रीन पोर्शन है, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया ट्रायंगल BOS is equals to half base into height। तो मैं इसको बोल सकता हूँ EAB by 2। अब आपको कैलकुलेट करना हो एरिया कहाँ से कहाँ तक, BSC, वो जो आर्क है वो। तो एरिया इस पार्ट और एरिया ट्रायंगल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो टर्म हो जाएगा पाई AB by 4 माइनस EAB by 2। ये जो एरिया होगा वो ग्रीन पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो आपको एरिया पता चल गया। अब आप अप्लाई कर दीजिए एरियल वेलोसिटी का लॉ। क्या कहता है, एरिया स्वेप्ट एंड टाइम एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूँ A डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू टोटल एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो मुझे स्मॉल t कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम दिस स्मॉल t वुड बी इक्वल्स टू A टाइम्स कैपिटल T डिवाइड बाई कैपिटल A। स्मॉल a की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, उस टर्म को पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा पाई AB by 4 माइनस E times AB by 2 whole multiplied by time period capital T divide by area of ellipse which is pi AB। अगर पाई AB कॉमन करके कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर आप एलसीएम कर लीजिए तब AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस E by 2 टाइम्स पाई और मल्टीप्लाइड बाई। ये आपको कुछ इतना आंसर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए। तो ये टाइम इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। आलिया समझ आया कैलकुलेशन? यस सर। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि सी से डी तक जाने के लिए टाइम कितना होगा, तो आप बोलिएगा इतना ही होगा। ए से बी तक जाने के लिए तो उसमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछता है तो ये पार्ट पूछेगा, नहीं तो आसान पूछता है तो आपको सिंपली रेशियो में क्वेश्चन पूछेगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? यस सर। ओके। एक नेक्स्ट टर्म पूछता है यहाँ पे एक रिलेशन के बेस पे, इसेंट्रिसिटी के टर्म में वेलोसिटी एंड डिस्टेंस डिफाइन कीजिए उस इलिप्टिकल पाथ प्लैनेट के लिए। तो मान लीजिए मैंने इलिप्टिकल पाथ इस तरह से ड्रॉ किया, ये आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, ये आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है।
ये सन किसे इस पॉइंट पे लाई कर रहा हूं, इस पॉइंट पे, तब मेरे पास कोई डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, उसको बोलते हैं ए। उसी तरह यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग बी। तब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बी। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसका कोऑर्डिनेट फ्रॉम सेंटर, उसकी वैल्यू होती है सी। मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उस प्लैनेट का पॉइंट अगर शॉर्टेस्ट हो सन से तो उसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं। एंड उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए आर पी हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो पेरीहेलियन कहलाता है। ये मैंने मान लिया सन है आपका। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो उसको एपीहेलियन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर ए बोल दीजिए। अगर आपको इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए और सी के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर पी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी और आर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ऐसे लिख सकते हैं। आलिया क्या ऐसे लिख सकते हैं? ओके, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब ये टर्म आ जाएगा आर पी अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू ए माइनस सी। सी को मैंने पीछे लिखा था ए टाइम्स ई इसेंट्रिसिटी के सामने, ए प्लस ए टाइम्स ई। ए एक कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस सी। ये आपका रिलेशन है रेडियस के टर्म में। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस पे एंगुलर मोमेंटम एट एपीहेलियन, एंगुलर मोमेंटम एट पेरीहेलियन आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डिस्टेंस, mass times velocity times distance. Mass and mass cancel out, so we can write velocity at aphelion divided by velocity at perihelion is equals to radius at perihelion divided by radius at aphelion, which we have just calculated for this value as 1 minus e divided by 1 plus e. So it would be 1 plus and 1 plus e. सो मैंने यहाँ से इन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर दी इन टर्म्स ऑफ ई। अगर मैं इस टर्म को रिवर्स बोलूँ और आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सो इट विल बी ई इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी पी डिवाइड बाई वी ए प्लस वी पी, और इट विल बी इक्वल्स टू आर पी माइनस आर ए डिवाइड बाय आर पी प्लस आर। तो इन दोनों में से कोई एक रिलेशन आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी रिलेशनशिप आप याद डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ याद रखिएगा कि जो इसेंट्रिसिटी होती है ई, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटे होने के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल एंड डिनोमिनेटर लार्ज होना चाहिए। ये बात इसलिए मैंने ऊपर नेगेटिव रखा है, नीचे पॉजिटिव रखा है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू देखूं और रेडियस की वैल्यू देखूं, तो एंगुलर मोमेंटम चूंकि कंजर्व्ड है, तो रेडियस जितना बड़ा होगा वहां पे वेलोसिटी इतनी कम होगी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आर ए की वैल्यू आर पी से बड़ी है, तो रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सन जितना ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी उतनी कम होगी, एंड डिस्टेंस जितना कम होगा वहां पे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि प्लैनेट कांस्टेंट वेलोसिटी से अराउंड द सन रिवॉल्व नहीं करता, उसकी स्पीड वेरी करती होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लैनेट कहाँ पे फास्टेस्ट मूव करता है और कहाँ पे स्लोएस्ट मूव करता है। तो आप बोलिएगा जब प्लैनेट नजदीक होता है सन से तो इट मूव्स फास्टर, और जब प्लैनेट दूर होता है सन से सो इट मूव्स स्लोअर। आई बस समझ? Yes, sir.
तो हम यहाँ से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर पी की वैल्यू आर ए से छोटी है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ पेरीहेलियन वेलोसिटी ऑफ एपीहेलियन से क्या होगा, बड़ा होगा। सो प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। इसलिए मुझे वेलोसिटी में डिफरेंस चाहिए, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, एपीहेलियन की, इसलिए उसको मैंने पहले रखा है। अगर आपको डिस्टेंस में डिफरेंस चाहिए तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा, तो आप बोलिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे एपीहेलियन होना चाहिए, यहाँ पे पेरीहेलियन होना चाहिए कि एपीहेलियन की वैल्यू पेरीहेलियन से बड़ी होती है। अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिएगा हमेशा। Done, sir. Yes, sir. तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आपको इस लॉ ऑफ इक्वल एरियाज या केपलर्स लॉ पे पूछ सकता है। थर्ड लॉ होता है मेरे पास, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड मींस टाइम पीरियड। तो कहते हैं कि जब प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व करता है तो उसके लिए टाइम पीरियड उसके डिस्टेंस के साथ रिलेशन शो करता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance from the sun। मतलब t square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इतना होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, सो वी कैन से टाइम पीरियड डिवाइड बाय आर क्यूब किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए या कोई सैटेलाइट के लिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यही चीज कैलकुलेट कीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ उसका क्यूब, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट उसका स्क्वायर डिवाइड बाय मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट उसका क्यूब, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को हमने फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस में डिराइव भी किया था। तो वहां पर डिफाइन किया था कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती थी which is equals to 2 pi root under r cube divided by g times m, इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय g टाइम्स m एंड होल टाइम्स r क्यूब। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। आई बात समझ? Yes, sir. अब इसके बेस पे कुछ आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि पहला कि अर्थ अपने पोजीशन से हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन अगर रिवॉल्व करना शुरू कर दे तो एक साल में कितने दिन बच जाएंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन becomes half of its present value, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, अभी प्रेजेंट। चेंज क्या किया,
टाइम पीरियड कैसे चेंज करेगा, जबकि डिस्टेंस अभी के प्रेजेंट के डिस्टेंस से हाफ हो जाए। तो इसको साइड ले जाइए, सॉल्व कीजिए। सो टी डैश वुड बी इक्वल्स टू टी टाइम्स r by 2 होल डिवाइड बाय r क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर था उससे जाएगा तो रूट अंडर, यहाँ पे r कैंसिल आउट, सो इट वुड बी e डिवाइड बाय 2 to the power 3 by 2। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अभी कितना है, 365.25 डेज डिवाइड बाय 2 to the power 3 by 2। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी 129 डेज। तो ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली टर्म पूछा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आलिया कोई डाउट? हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए। तो ये लॉ एप्लीकेबल जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लैनेट के लिए होगा, किसी भी प्लैनेट, किसी भी सैटेलाइट, सब के लिए एप्लीकेबल होता है। Yes, sir. यस सर। ओके, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के डिफाइन थे। ये खत्म हो गया, इससे ज्यादा चीजें आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सारी चीजें मैंने आपको बताई, उतने याद रखिए। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले पूछूं कि फील्ड का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या होना चाहिए। तो आपने शायद 8th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, कि हमारे पास फोर्स दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रैक्शन। एक होता था कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अदिति कुछ याद आपको? Yes, sir. कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? बॉडी जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट फोर्स लगता है तब कांटेक्ट फोर्स, और नॉन कांटेक्ट फोर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक होता है, उसमें वो फील्ड के इन्फ्लुएंस में। उस टाइम तो फील्ड का कुछ पता ही नहीं था, तो फील्ड के बारे में कैसे आए? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उस टाइम। नहीं, आई थिंक उस टाइम नहीं होगा सिलेबस में। 10th क्लास में पहली बार Yes, आपने फील्ड पढ़ा होगा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए फ्रिक्शन पढ़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सारी चीजें, मस्कुलर, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। तब इन सारी चीजों के लिए एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था फैराडे। उन्होंने डिफाइन किया कंसेप्ट ऑफ फील्ड को। ठीक, उन्होंने कहा जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे वो खुद ब खुद अराइज नहीं हो सकते हैं, उनको अराइज होने के लिए देयर शुड बी सम फील्ड ओवर देयर। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करता है। सो मान लीजिए आपके पास कोई एक सोर्स मास ले लिया मैंने यहाँ पे, वो अपने सराउंडिंग में कुछ फील्ड जनरेट करता होगा। उसी तरह कोई टेस्ट मास ले लीजिए ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड,
तो फर्स्ट यहाँ पे सोर्स मास अपना एक फील्ड जनरेट करता होगा अपने सराउंडिंग में, टेस्ट मास क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो अपना फील्ड जनरेट करता होगा इस पॉइंट पे। तो ये मैं कोई स्पेस ले रहा हूं, जिस स्पेस में कोई दूसरा मास अगर मैं लेकर आऊं तो उस मास पे इसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जिससे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह अगर मैंने कोई यहाँ पे मास ले लिया, इस मास को आप सोर्स मास ले लीजिए, लेट्स से इसकी वैल्यू m ले लिया मैंने, और यहाँ पे कोई मास है उसको मैंने कहा टेस्ट मास, इसकी वैल्यू m0। अभी दोनों दूर दूर है, दोनों के फील्ड में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। जैसे ही मैं इसको पकड़कर इसके फील्ड में लेकर चला जाऊं, इस टेस्ट मास को मैंने इसको पकड़ा एंड इसको इसके फील्ड में लेकर चला गया, कितने जैसे इतना पोर्शन है। जैसे मैं इसको इस फील्ड में लेकर गया तो उसके इंट्रैक्शन की वजह से ऑफ दिस मच अमाउंट ये इंट्रैक्शन हो रहा है। इस अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से दोनों में क्या होगा, फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स किसी भी दो पॉइंट मास में उसके फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये मेरे पास इंट्रैक्टेड फील्ड, और इसी इंट्रैक्शन ऑफ फील्ड की वजह से जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो अराइज होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा किसी भी मास के अराउंड एक स्पेस, जिस स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। द स्पेस अराउंड एनी मास in which gravitational force can be experienced is called gravitational field. And according to Faraday, जो मेरे पास फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, it is only due to interaction of their field. So gravitational force between masses is the interaction of their field. अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किसी किसी बुक में इसको रिप्रेजेंट करता है आई से, और कहीं कहीं पे इसको रिप्रेजेंट करता है ई से। मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा ई से, ज्यादा बेहतर। आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही टर्म पे डिफाइन करते, सिंपली रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर फील्ड की कितनी होगी उसको मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, तो हम उसको मेजर करने के लिए किसी टेस्ट मास को उस सोर्स मास के इन्फ्लुएंस में ले जाते हैं। जैसे मैं ले जाऊंगा तो उसके इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स डेवलप करेगा। लेट्स से कि सोर्स मास इस टेस्ट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय सम अमाउंट ऑफ फोर्स F। तो कहता है द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास per unit its magnitude when placed in that field is called field intensity or gravitational field intensity. ये बात समझ में स्टेटमेंट। अगर मैं किसी टेस्ट मास को किसी सोर्स मास के फील्ड के इन्फ्लुएंस में प्लेस करूं तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स वो टेस्ट मास एक्सपीरियंस करे पर यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर मैंने टेस्ट मास लिया तो टेस्ट मास का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो पर यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड मतलब 1, वो क्वांटिटी उस सोर्स मास के फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा।
तब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ gravitational force experienced by test mass m0 when placed in that field per unit its magnitude is called field intensity. So field intensity is equals to limit m0 tends to 0 force experienced per unit mass. अब फिर मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया लिमिट m0 टेंड्स टू 0. इसका क्या मतलब और क्यों मैंने यूज किया है? तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे ये जो m0 है उसका भी अपना कुछ फील्ड है और ये सोर्स उसका भी अपना कुछ फील्ड है. तो जैसे ही वो उसके इन्फ्लुएंस में गया तो जो इतना अमाउंट इंटरेक्ट कर रहा है वो टेस्ट मास वो सोर्स के फील्ड में उतना डिक्रीमेंट कॉज करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर इस m0 की वैल्यू बहुत छोटी होगी अप्रॉक्स टेंड्स टू 0 तब हम सोर्स मास के एक्चुअल फील्ड को मेजर कर सकते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिमिट यूज किया है m0 टेंड्स टू 0. ये बात समझ में आई? यस सर. अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दीजिए फोर्स का फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट मास के बीच में. तो ये फॉर्मूला कितना होता है? लिमिट m0 टेंड्स टू 0 g product of masses over square of separation times m0. m0 cancel out इसलिए आती है gm by r square. तो ये मेरे पास नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट मास के लिए कैलकुलेट करते हैं. आलिया यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो सर. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. एग्जैक्टली जितनी सारी चीजें हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं मास के लिए सेम चीजें अगले क्लास में 12th क्लास में चार्ज के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. और उस टाइम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये सारी चीजें आपको ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ाई होती हैं. इसलिए यस सर. यस सर. अब मैं पूछूं इस पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी तो आप क्या बोलेगा? फोर्स उसकी यूनिट न्यूटन, मास उसकी यूनिट केजी. सो इट्स एसआई यूनिट वुड बी न्यूटन पर केजी या उसी चीज को मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि यही टर्म एक्सेलरेशन को ही बता सकता है. तब आप लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दूसरा ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा तो आप बोलिएगा ये रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए जो टर्म होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी. इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? तो हर मास किसी टेस्ट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसलिए इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा. सो इट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड. इसमें एक टर्म और हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं बताता, जिस पाथ के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उस पाथ को बताता है. तो अगर आपका मास m है तो ये किसी भी मास को अपने सेंटर की तरफ पुल करता होगा. इसीलिए इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप. एरो आप इनवर्ट बना दीजिएगा. ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होगी.
ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का मतलब समझ में आया? यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये सिंपली फील्ड लाइंस बताता है किस पाथ के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पाथ को बताता है। पाथ along which gravitational force will act। सो आप बोलिएगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। आलिया, यहां तक कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, अब यहाँ पे फील्ड मैंने एक मास के लिए कैलकुलेट किया था। अगर आपको बहुत सारे मासेस हो, उन सारे मासेस के लिए फील्ड कैलकुलेट करना किसी एक पॉइंट पे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने शुरू में आपको एक टर्म पढ़ाया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ याद है? फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पे। सर क्या था? दैट अगर किसी दो मासेस के बीच में होंगे वो इंडिपेंडेंट फोर्स होंगे तो हाँ, बाकी अदर मासेस के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? कि जो नेट फोर्स अगर कोई नेट फोर्स एक पर्टिकुलर मास पे हो उसका all the other masses is equal to the vector sum of the all individual force। मतलब किसी एक सिंगल मास के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है फॉर अ सिस्टम ऑफ मासेस, तो सारे इंडिविजुअल मासेस की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है सबका वेक्टर सम कर लीजिए। तो यहाँ पे भी तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हों, उन सारे मास की वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सारे मासेस की वजह से जो फील्ड आएगा उनका सम कर लीजिए, वो नेट फील्ड कैलकुलेट कर देगा। उसी चीज को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड we use superposition principle। ये क्या कहता है? net gravitational field at a particular point would be equals to vector sum of all individual field due to all point masses। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या होगा, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ उस पर बेस्ड। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। Done sir। यस। अब देखिए इसके बेस पे कैलकुलेशन कैसे कैसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास कोई दो पॉइंट मासेस दे रखे हैं, एक पॉइंट मास दे रखा है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट मास दे रखा है इस पॉइंट पे। दोनों की अपनी कुछ वैल्यू है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। इस पॉइंट मास को n मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, दोनों के बीच के सेपरेशन को यहाँ से यहाँ तक d मान लीजिए। तो कहता है फाइंड पॉइंट where net gravitational field will be 0। तो जब कभी इस तरह से बोले तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 4 मास एंड ये m मास, दोनों के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लीजिए, लेट्स से इस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे ये अपना फील्ड जनरेट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी तरफ पुल करता है क्योंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो इसके लिए जो फील्ड होगा वो इसकी तरफ।
इसका अपना पॉइंट मान लीजिए ए एंड इसका अपना पॉइंट मास मान लीजिए बी। तो ये जो फील्ड होगा वो ए की वजह से, सिमिलरली जो बी पॉइंट मास है वो अपनी तरफ पुल करता होगा, तो इसकी वजह से फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी। अब सपोज कर लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर x है, टोटल डिस्टेंस अगर d है, तो बाकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स बोल सकता हूँ। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए which is equals to gm by separation d minus x square, gravitational field due to point b which is equals to gm divided by separation x square। दोनों फील्ड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी उस पर्टिकुलर मिड पॉइंट पे या उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर नेट फील्ड to be 0, gravitational field due to A, gravitational field due to B, दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर देखिए कितना आता है। सर d/3। शायद सही है। अदिति को सॉल्व, हाँ अदिति ने सॉल्व कर लिया। आलिया सॉल्व कीजिए आप। हम सब कर रहे हैं, बस एक मिनट। नो सर दोनों d/5 d/5 आएगा। आई थिंक आपका yes आंसर d/3 सही है। d/3 चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, शायद yes। गलती से सही हो गया। आपने थोड़ी बहुत गलती की होगी इसको सॉल्व करने में। 4 टाइम्स ऑफ gm बाय d माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm बाय एक्स स्क्वायर। gm और gm कैंसिल आउट कर दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 2x इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स
सो 3x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू d/3। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अदिति, आपने चेक किया कैलकुलेशन आपकी सही है? यस सर। बात आलिया, समझ आया आपको? यस सर, आ गया था। गुड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो कहता है कि कोई आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह, उसके वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट मासेस दे रखे हैं इस तरह। एक मेरे पास पॉइंट मास है यहाँ पे m, यहाँ पे m एंड यहाँ पे m। इन तीनों मासेस की वजह से आपको नेट फील्ड सेंट्रॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल उस पर कैलकुलेट करना है। कहता है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहली चीज, सेंट्रॉइड एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए एंड यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तीनों पॉइंट मासेस के लिए मैंने सेंट्रॉइड ड्रॉ कर दिया, उसका लाइन ड्राइंग। हर पॉइंट मास उस पॉइंट पे जो फील्ड जनरेट करेगा वो अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्टेड, तो इसकी वजह से अपने डायरेक्शन में, तो इसको मान लीजिए ए, पॉइंट ए। इसकी वजह से अपने डायरेक्शन में, तो इसको मान लीजिए ई बी। एंड इसकी वजह से अपने डायरेक्शन में, तो इसको बोल सकते हैं ई सी, पॉइंट सी की वजह से। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मैंने आपको पीछे ही बताया था सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान तरीका। आप क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सेंट्रॉइड तक एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पर्टिकुलर साइड को टच करते तक। सो अगर टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, सो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस r हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिर l है, तो ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ l, तो यहाँ से cos थीटा ले लीजिए, तो r की वैल्यू आ जाती है l/√3। फिर आपका डिस्टेंस आ गया। अब आपके सारे मासेस सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, इसलिए जब आप फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा ए के लिए, बी के लिए या सी के लिए, तीनों की वैल्यू आ जाएगी gm बाय सेपरेशन उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है, हमने 3 gm को लिया, r की वैल्यू कितनी थी? l/√3। देखिए, सो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आया समझ? यस सर। अब देखिए, मैं कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर देता हूँ। तो आपको ए जो डायरेक्शन था फील्ड के लिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। बाकी जो दोनों फील्ड थे उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एक का डायरेक्शन इसकी तरफ था यहाँ से यहाँ तक, एंड एक डायरेक्शन इसकी तरफ था यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए उसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है। ये जो मेरे पास वैल्यू है ई ए, तो उसको आप ई मान लीजिए। बाकी जो दोनों वैल्यू है, ये भी वैल्यू ई है और ये भी वैल्यू ई है, बट किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो एंगल पे इंक्लिनेशन की वजह से उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो अगर टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकता हूँ E टाइम्स sin 60, और एक इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ E टाइम्स cos 60। सिमिलरली इस कंपोनेंट के लिए अगर मैं एक इस डायरेक्शन में करूं तो हो जाएगा E टाइम्स sin 60, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा E टाइम्स cos 60। अब इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों टर्म E cos 60 E cos 60, 2 टाइम्स ऑफ E cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी E। ये E और ये E क्या इक्वल दिख रहा है आपको? Yes. सो मैं बोल सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रॉइड वुड बी 0। अदिति, यहाँ तक समझ आई बात? सर लास्ट वाला पार्ट समझा दीजिए, ई नेट जी। आपके पास अब दो फील्ड बच गई, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड की वैल्यू नेट फील्ड कितनी आई है? तो आपने कहा यहाँ पे E, 1 आई ई, और अपवर्ड फील्ड कितना है E। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यस सर। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में E sin 60 और यहाँ पे भी E sin 60, दोनों इक्वल है। यस सर। इसीलिए नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से याद रखते हैं, किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल मास के लिए उसके सेंटर पे हमेशा फील्ड की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। आई बात समझ? यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ऊपर अगर उसके वर्टेक्स के ऊपर आइडेंटिकल मासेस हों तो उनकी वजह से नेट फील्ड एट द सेंटर हमेशा ही 0 होगा। यस सर। आलिया, आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। तो हमने ये फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इस फील्ड के बेस पे एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल, एंड फिर दोनों को साथ साथ कंबाइनली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट टर्म डिफाइन करता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने ये वर्ड पोटेंशियल क्लास 10th में भी सुना होगा किसी भी चार्ज के लिए। कुछ याद है पोटेंशियल क्या कहते हैं? अदिति, डिफाइन कर सकती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? आपने 10th में पढ़ा होगा। आलिया? यस सर, वो लाइक फोर्स या कुछ रिक्वायर्ड होता था, एक मतलब चार्ज को मूव करने के लिए वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसको हम क्या इलेक्ट्रिक। बोलते थे? उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। Yes. आलिया, कुछ आपको याद है? Yes, sir. बताइए। Sir, अगर एक amount of work of energy need हो move करने को electric energy so अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज इंफिनिटी पे है, उसको मूवमेंट कराना है, तो मूवमेंट किसके अगेंस्ट? तो आप बोलिएगा कि वहां पर पहले से कोई चार्ज प्लेस है उसके फील्ड के अगेंस्ट, ताकि उसके स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को मेजर किया जाए। तब इस चार्ज को हम यहाँ पे मास के बेस पे पढ़ रहे हैं, तो मैं मास के बेस पे समझाता हूँ। तो ये मास अभी इनफिनाइट सेपरेशन पे है, तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो इस पर्टिकुलर मास को मूव कराना है इस इंफिनिटी से टुवर्ड्स दिस मास ले जाने के लिए। तो ये मास अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता होगा,
उस फील्ड की वजह से इस मास के ऊपर कुछ इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन की वजह से ये मास एक्सेलरेट कर सकता है या डिसेलरेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फोर्स। मुझे क्या करना है, उस टेस्ट मास को इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है फ्रॉम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट तब हो सकती है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स 0 होने के लिए ये आपका सोर्स मास है, वो कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करता होगा, उसके बेस पे इस मास के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करता होगा। उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल एजेंसी से कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है एंड उसको मूवमेंट कराने के लिए इंफिनिटी से उस गिवन पॉइंट यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मैं बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। मैं फोर्स भी अप्लाई किया टू डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोलते हैं वर्क डन किया आपने। तब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, the amount of work to be done to bring unit positive charge from infinity to a particular point in external electric field in equilibrium is called electric potential। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, आई बात समझ? Yes, sir. अब इसी चीज को मैं मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूं तो आप ये बोलेगा, the amount of work to be done to move unit mass from infinity to a particular point in external gravitational field in equilibrium। इक्विलिब्रियम में मूवमेंट कराने के लिए हमें वर्क डन करने की जरूरत पड़ती है, तब उस क्वांटिटी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, the amount of work to be done to move unit mass from infinity to a point in external gravitational field in equilibrium is called gravitational potential। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, which is nothing but work done कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कराने के लिए, फ्रॉम इनफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट R in external gravitational field per unit mass m0। अब जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा वर्क डन की वैल्यू एंड मास से अगर डिवाइड कर दीजिएगा, तब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। उस पॉइंट मास के ऊपर फोर्स एक्ट करता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास की वजह से, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स आप भी अप्लाई कीजिए। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी m0 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर टाइम्स dr। अब यहाँ पे आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाइए। सो इट विल बी जी m टाइम्स m0 r टू द पावर -2, और इंटीग्रेशन में क्या कहता है, जितना पावर हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, उतनी ही पावर से डिवाइड कर दीजिए। सो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तब अब इसकी वैल्यू आती है जी m1 m0 r टू द पावर -1 डिवाइड बाय -1, सो इट विल बी माइनस, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन r
इसकी लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो जब इसकी लिमिट पुट कर दीजिएगा तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ जी m1 m2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन अपर लिमिट एंड 1 अपॉन लोअर लिमिट। 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, कैंसिल आउट, सिर्फ आपको 1 अपॉन आर आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम नॉट बाई आर divided by m naught. M naught cancel out. So potential due to a point mass is minus of gm by r, कुछ इसमें हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये इंटीग्रेशन तो समझ आ गया होगा कैसे कैसे किया मैंने। Yes, sir. ओके, Yes. अब नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं कि ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? तो आप इसके फॉर्मूले में देखिए कितनी चीजें हैं, दो चीजें। कौन कौन सी चीज? वर्क डन एंड मास। वर्क डन स्केलर या वेक्टर? सर स्केलर क्वांटिटी है ये, बताओ। मास वो भी स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर एंड Yes, स्केलर पूरा टर्म क्या बता देगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। अब अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, मास की यूनिट होती है केजी। सो इट्स एसआई वुड बी जूल पर केजी। चलिए यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। Yes. ओके, अब मैं सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं पॉइंट मासेस के बेस पे पूछूं, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो हर टर्म जो भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है सबके लिए फिजिक्स कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा? सारे टर्म इंडिविजुअल के स्केलर सम के इक्वल हो जाएगा। तब डिफाइन करता है फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट masses we use superposition principle. States you net potential at a point due to n number of point masses is just as scalar sum of all individual masses. इस तरह इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर इसके बेस पे एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। If three identical point masses are placed on vertex of equilateral triangle, find net potential at centroid. एग्जैक्टली सेम टर्म जो मैंने पीछे यूज किया था बट वहां पे फील्ड यूज किया था, यहाँ पे पोटेंशियल यूज किया है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ट्राई टू सॉल्व।
अगर ना सॉल्व हो तो प्लीज हेल्प मांग लीजिएगा। सर लेंथ कितनी लेनी है? मैंने आपको पीछे यूज किया था R=L/√3। सॉल्व हो रहा है। सर 4gm² / 3r²। स्क्वायर कैसे हो जाएगा? यस। आलिया क्या मैं हेल्प करूं आपकी? आपको ट्रायंगल दे रखा था, ट्रायंगल में 3 पॉइंट मासेस, तो हर पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। V1 या पोटेंशियल ड्यू टू सर पॉइंट मास, -3√3gm। शायद सही है। तो इसकी वैल्यू आएगी -G(m/r). R की वैल्यू कितनी थी? L/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। और चूंकि तीनों पॉइंट मास के लिए सेम पोटेंशियल है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सबके सम के इक्वल, तो सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3√3 टाइम्स gm/l, इतना आंसर आ जाएगा। समझ आया आलिया? यस सर। अदिति आपका आंसर नहीं आया था? यस। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। The relation between gravitational field and potential. इन जनरल आप ये याद रखिएगा, इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। E gravitational field is minus of dV by dr। अभी कैसे होता है मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा आगे, जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा तब। अभी आप बस इतना याद रखिए, इसका डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। वैसे फिर भी मैं आपको जब पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा डिराइव कैसे होता है। इस रिलेशन में देखिए, जो लेफ्ट साइड है E, वो फील्ड है, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट साइड में ये V है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी से कैसे रिलेट कर सकता है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, और ये सारी चीजें कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका मैं रीजन समझाता हूँ। तो ये जो एक्चुअली मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है,
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा है। मैंने आपको सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था वहां पे, वर्क एनर्जी एंड पावर में फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन सिखाया था वहां पे। आई बात समझ? Yes, sir. तो यही सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे भी इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं उस dr के, dx, dy और dz। सो इसके बेस पे अगर आप फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा तो फर्स्ट आ जाएगा dv ओवर dx, सेकेंड टर्म आ जाएगा आपका dv ओवर dy, एंड थर्ड टर्म आपका आ जाएगा dv ओवर dz। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। मतलब फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज डिक्रीज करेगा। द gradient of gravitational potential decreases along the direction of gravitational field। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट एंगल ले सकते हैं। या तो मेरे पास एंगल उसके पैरेलल होगा या तो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर पैरेलल होगा तो मैक्सिमम डिक्रीज होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो कोई चेंज पोटेंशियल में नहीं हो सकता है। तो अगर आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा सो मैक्सिमम डिक्रीज में पोटेंशियल में हो सकता है। अगर आपका परपेंडिकुलर है तो मिनिमम या 0 डिक्रीज इन पोटेंशियल हो सकता है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रखा है, सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड है इस तरह। मैं मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक करूं? मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट कर रहा हूँ अलोंग द फील्ड। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल होगा। बट अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट करूं विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को बी बोल दीजिए और इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ए की वैल्यू बड़ी होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी। तो आप बोलिएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए ए की वैल्यू बी से क्या होगी? बड़ी होगी। एंड देयर इज नो चेंज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, सो पोटेंशियल ऑफ बी एंड पोटेंशियल ऑफ सी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये कहानी समझ आए? Yes, sir. अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आलिया, आपको कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके। एंड बाकी सारी चीजें मैंने आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में वहां पे कैलकुलेट करना सिखाया था। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सिर्फ x को वेरिएबल मानते हैं, बाकी y एंड z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सो इन दिस डिफरेंशिएशन only x will behave as variable, y and z will act as constant term। Similarly, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, so only y will act as variable and rest of x and z will act as constant term and so on। इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
Done, sir. Yes. ओके, तो हमने फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक, तो जहां कहीं भी आपको फील्ड दे रखा हो, पोटेंशियल निकालना है, तो आप रिवर्स कर दीजिए। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको वहां से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। या अगर आपको पोटेंशियल गिवन हो, फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, फील्ड आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। इसके बेस में आपको कुछ रिजल्ट लिखता हूँ, तो याद रखिएगा, हम उसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आपको कोई रॉड दे रखा हो, सपोज कर लीजिए कुछ रॉड इस तरह से दे रखा हो, ठीक, या कोई रॉड इस तरह से दे रखा हो, दोनों में फर्क है। तब उस रॉड से अगर मैं इंक्लिनेशन चेक कर लूं कि आप यहां से यहां तक कोई पॉइंट ले लीजिए, एंड एक पॉइंट यहां से यहां तक डिफाइन कर दिया, एंड एक पॉइंट यहां से यहां तक डिफाइन कर दिया, तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो इसको बोल सकता हूँ प्लस ऑफ बीटा। इस रॉड से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप x बोल दीजिए, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। या आपको रॉड कैसा दिख रहा है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? देखिए, So 2 dimension. 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल होता है। लेकिन इसके रॉड तो है, लाइक लेंथ और ब्रेथ है। ब्रेथ जो विड्थ है वो निग्लिजिबली स्मॉल है एज Yes, कंपेयर टू इट्स okay. लेंथ, Yes. ठीक है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो हम इसको 1 डायमेंशनल मान सकते हैं। 1 डायमेंशनल के लिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ाया था, उसको लैम्डा यूज करते हैं। तब यहाँ पे अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो इसका फॉर्मूला आता है g टाइम्स लैम्डा बाय सेपरेशन टाइम्स साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब अगर इसी में कुछ टर्म हो फॉर इन्फिनाइट, फॉर इन्फिनाइट रॉड, मतलब ये रॉड इन्फिनाइटली लॉन्ग अगर लेंथ हो, तो उस कंडीशन में अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, साइन 90 एंड साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तब वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ g लैम्डा बाय x। समझ आया ये? Yes, sir. उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर सेमी इनफाइनाइट, या उसी चीज को बोल सकता हूँ 1 एंड। तब इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 0 होती है और बीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। मतलब अगर किसी इस एंड पे मैं चला गया, तो अल्फा जो एंगल बनाया था वो तो इसके साथ 0 एंगल बनाएगा, सिर्फ बीटा इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर पाएगा। तब उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो वहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट, फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g लैम्डा बाय x, साइन बीटा 91, साइन अल्फा 0, कैंसिल आउट। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपके पास रॉड हॉरिजॉन्टली अगर प्लेस्ड है, उसके लिए किसी पॉइंट यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है। इस रॉड की अपनी कुछ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, एंड किसी d डिस्टेंस पे अगर सेपरेशन पे मुझे कैलकुलेट करना है कितना फील्ड हो सकता है, तो उसके लिए तो इस रॉड का अपना कुछ मास मान लीजिए m, तब इसकी वैल्यू आती है g टाइम्स ऑफ m
times b divide by L plus 2। बाकी सारी चीजें पढ़ जाती हैं। आई बात समझ? यस सर। अब इसी रिलेशन में अगर ये d की वैल्यू L के रिस्पेक्ट में कंपैरेबल हो तो ऐसे यूज करते हैं। L की वैल्यू चेंज कर दीजिए एंड उसके बेस पे चीज़ों को डिफाइन कीजिए तो अलग अलग टर्म आ सकता है। और d से d प्लस L तक, सो 1/b 1/t प्लस L, सो कैंसिल आउट। हाँ इतना आंसर आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट में इसको डेराइव कर लेता हूँ। यहाँ पे d होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये जो मैं लास्ट के ये सब रिलेशन सिखाया ये आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। आप नेक्स्ट क्लास में जाइएगा 12th क्लास में, तो ये सारी चीजें डेराइव करना वहाँ पे एज अ टॉपिक है, तो वहाँ पे सीखिए कैसे डेराइव करते हैं। अभी आप सिर्फ रिजल्ट याद रखिए एंड उसके बेस पे कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड? नो सर। ओके, ना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।